नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है, इनके समीकरण किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में हमारे साथ क्या क्या घटनाएं होती है। उसके अलावा हमने कुछ क्रियाकलाप भी किए हैं। साथ ही साथ हमने असंतुलित समीकरण संतुलित करने के प्रयास भी किए और उसके अलावा अभिक्रियाओं के समीकरण बनाना भी सीखे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम एक समीकरण पुनः संतुलित करने का प्रयास करते हैं। समीकरण था फेरस यानी लोहे को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर। आप जानते हो वायुमंडल में कई सारी गैसें होती है और नमी युक्त वायुमंडल में पानी के मात्रा होती है। तो खुला छोड़ देने पर बनता है Fe3O4, एक जंग का प्रकार है ये, प्लस हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ये समीकरण हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, पिछले वीडियो में भी देखा था और इस वीडियो में पुनः फिर से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने सीखा था कि जब कभी भी किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं तो सबसे पहले दिए गए तत्वों को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं ताकि अंदर के जो तत्व है उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस ना हो। तो देखते हैं धीरे धीरे इन सभी को एक बॉक्स में रखने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जा सके। आपके सामने ये बॉक्स के अंदर रख दिए गए हैं। तो क्या करना है, तीर के निशान के पीछे की तरफ इनको बोलते हैं अभिकारक। याद रखना, इनको बोलते हैं अभिकारक। और तीर के आगे की तरफ जो है उनको बोलते हैं उत्पाद। यहाँ पर देखिए उत्पाद में फेरस के 3 परमाणु दिखाए गए हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु दिखाए गए हैं और हाइड्रोजन के 2। आइए अभिकारक की तरफ भी एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ फेरस का सिर्फ 1 है, जहाँ कोई संख्या ना हो वहाँ सिर्फ 1 होता है। इधर हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है। तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि फेरस को संतुलित करने के लिए यहाँ पर कौन सी संख्या पुटअप करें ताकि फेरस पूर्णतः संतुलित हो जाए। तो मुझे सिर्फ एक ही संख्या दिखलाई दे रही है और वो है 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फेरस अब संतुलित है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के यहाँ 4 है और यहाँ सिर्फ 1 है। तो इसके इक्वल लाने के लिए अभिकारक में जल के साथ यानी जल के बाहर कौन सी संख्या रखें ताकि ऑक्सीजन के बराबर इसकी परमाणु हो जाए। तो सिर्फ 1 ही है, 4। लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो संतुलित हो चुका है, लेकिन एक तत्व है जो पूरी तरह से बिगड़ चुका है और वो तत्व है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 से, ये जो 4 है ये 2 से मल्टीप्लाई करके 8 परमाणु बना देगा और यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन के उत्पाद में 2 दिखा रखे हैं और उत्पाद में H2 के 2 परमाणु दिखा रखे हैं। अभिकारक में 8 है और उत्पाद में सिर्फ 2 है। तो इसके बराबर लाने के लिए उत्पाद में हाइड्रोजन से पहले यहाँ 4 रख देंगे तो ये समीकरण भी संतुलित हो जाएगा। इस तरह से हमने असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी समीकरण लिखने से पहले एक चीज़ और विशेष ध्यान देना होगा कि जब भी हम समीकरण लिखें तो तत्वों की अवस्था ज़रूर बताते हुए चलना है। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है और किस तरीके की होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं मुख्य हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था है
प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था है BIC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस तरीके से अब जैसे देखो अभी मैंने जिस समीकरण को समझाया उसी के तत्वों की भौतिक अवस्थाएं लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे फेरस, आप जानते हो लोहा ठोस होता है तो ठोस को S यानी सॉलिड से दर्शाएंगे प्लस, और साथ साथ इनका संतुलित करते हुए चलेंगे इनको। और उसके अलावा H2O जल यहाँ चूँकि आर्द्र वायुमंडल की बात हुई थी तो वायुमंडल में जल जो है वाष्प के रूप में होता है, भाप के रूप में होता है, तो इसको गैस के रूप में दर्शाएंगे। और इसी तरह से Fe3O4 ये जंग है, इसको भी हम गैस के रूप में ही ये जंग है ठोस हो जाएगा। और हाइड्रोजन H2, आप जानते हो हाइड्रोजन एक गैस है तो इसको G के रूप में दिखाएंगे। इस तरीके से अपन को लेके चलना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ और याद रखनी आवश्यक है कि जब भी अभिक्रियाएं आगे बढ़ती है तो उनको कोई न कोई परिस्थितियाँ या कोई न कोई अवस्था ऐसी होती है जो उनको एक विशेष तरीके से प्रभावित करती है। जैसे वो परिस्थितियाँ हो सकती है ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि। उत्प्रेरक को कैटलिस्ट भी बोलते हैं। और एक विशेष कभी भी कोई समीकरण आगे बढ़ता है तो एक निश्चित ताप या दाब उनके ऊपर लगाने पर वो अभिक्रियाएं संपन्न होती है। उसके अलावा विशेष प्रकार के उत्प्रेरक भी इन अभिक्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को एक निश्चित वेग के साथ आगे बढ़ाएं। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे। ये भी एक गैस है, लेकिन ये अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब इसके ऊपर 340 ATM का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, यानी समुद्र का जो तल है उसके ऊपर जो दबाव लगता है उसका बेसिक आधार होता है। उस प्रेशर से इसके ऊपर दबाव लगाया जाएगा, दाब डाला जाएगा तो बनेगा CH3OH यानी मेथेनॉल का निर्माण होगा। ये जो पदार्थ बना है इसका नाम है मेथेनॉल। इसके बारे में हम अगले अध्याय कार्बनियम उसके यौगिक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये 340 ATM जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ये यहाँ पर दाब का कार्य कर रहा है और अभिक्रिया इस गति से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हम एक अन्य समीकरण देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड AQ, यहाँ पर AQ इसकी भौतिक अवस्था लिखी हुई है। AQ का मतलब होता है एक्वियस यानी प्लाज्मा के रूप में है ये। और उसके अलावा जल के 12 अणु हैं, जो कि जल है लिक्विड फॉर्म में होगा। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, एक तो सनलाइट है, और दूसरा है क्लोरोफिल। जब भी पौधे भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल,
की उपस्थिति में बनाते हैं। तो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। तो C6H12O6 ये भी प्लाज्मा अवस्था में होगा, AQ यानी एक्वियस। उसके अलावा ऑक्सीजन के अणु बनेंगे 6O2। उसके अलावा याद रही ये भी AQ एक्वियस। डियर स्टूडेंट्स, समीकरण थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसको मैं आगे वाले पेज पे लिखता हूँ। +6H2 लिक्विड फॉर्म में जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया बताई गई है ये ग्लूकोज के निर्माण की अभिक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अध्याय में बीच बीच में पाठगत प्रश्न भी आते हैं, उन प्रश्नों को भी हल करते हुए चलना है। पहला प्रश्न है आपके यहाँ, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे, यानी थोड़ा सा भी अगर वायु से संपर्क टूटा तो मैग्नीशियम रिबन पूरी तरह से जल नहीं पाएगी और परिणाम स्वच्छंद प्राप्त नहीं होंगे। आपके यहाँ दूसरा प्रश्न दे रखा था, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना था। जैसे पहला है हाइड्रोजन, प्लस क्लोरीन इजकल टू इजकल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो शब्दों के रूप में दिखाया गया है, इनको आपको साइंस के संकेत चिन्ह के अनुसार एडजस्ट करना है। देखते किस तरह से बनाते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, हाइड्रोजन का संकेत चिन्ह होता है H2, लेकिन याद रहे हाइड्रोजन का सूत्र लिखना होगा। जब भी हम समीकरण बनाएंगे सूत्र लिखना होगा। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये दोनों आपस में संपर्क करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्य तमकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाह्य तमकोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय इसके साथ साझा कर लेगा। यदि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसका वजूद खत्म हो जाएगा, अतः 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने की बजाय इसके साथ साझा कर लेगा। परिणाम स्वरूप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर इसके परमाणु 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन 2 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर है। उसके अलावा दूसरा प्रश्न देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। मैं सिर्फ यहाँ पर शब्द पढ़ रहा हूँ और उनके संकेत चिन्ह सूत्रों के साथ लिख रहा हूँ। बेरियम का संकेत चिन्ह होता है Ba, बेरियम क्लोराइड Cl2। मैंने पहले ही कहा है कि जब भी क्लोरीन या क्लोराइड आए तो क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2 प्लस। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का संकेत चिन्ह होता है Al और यहाँ 2SO4 सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो बनेगा, ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा। थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा। ये बेरियम सल्फेट के ही साथ अभिक्रिया क्यों करता है, इसके लिए मैं आपको जब
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा तब बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ एल्यूमिनियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, इसकी भी मैं आगे वाली जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जाऊंगा तब बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ बनेगा BaSO4 प्लस AlCl। एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कट रहा है, छोटा सा लिख देता हूँ। AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये एल्यूमिनियम क्लोराइड या अभिकारक, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, क्या दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है? आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन के साथ 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम के साथ 2 है, लेकिन यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, समीकरण संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है थर्ड वन, इसमें सोडियम और जल। अब आप बताइए सोडियम का संकेत चिन्ह क्या होता है? सोडियम का संकेत चिन्ह होता है Na और जल H2O, लेकिन यहाँ पर 2 रखेंगे इजिकल टू। अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, मैं यहाँ नीचे लिखने की कोशिश करूँगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaO, इसका एक अणु और इसका एक अणु, यहाँ 2 तो 2NaOH प्लस, यदि कुछ शेष बच रहा है तो लिखेंगे। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन की टोटल 4 है, यहाँ सिर्फ 2 आए हैं क्योंकि ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर रहा है और सोडियम को भी। तो ऑक्सीजन के तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अभी भी 2 बच रहे हैं प्लस H2। बहुत सिंपल है समीकरण बनाना। तो इस तरीके से हम कोई भी अभिक्रिया दे रखी हो या कोई भी शब्द दे रखा हो उसके समीकरण आसानी से बना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जो आगे आपके इस पाठगत प्रश्न में 2 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जिनके संतुलित समीकरण के साथ साथ उनकी अवस्था भी लिखनी है। पहला प्रश्न आपके यहाँ दे रखा है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसका सूत्र लिखने की कोशिश करते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड यानी Ba, बेरियम का संकेत चिन्ह होता है Ba और क्लोराइड Cl2 प्लस, एक मिनट, इसके साथ के साथ अवस्था लिख लेते हैं। जल में यानी लिक्विड फॉर्म में बता रखा है इसको, सॉरी लिक्विड फॉर्म क्योंकि घुलनशील है तो aqueous यानी प्लाज्मा अवस्था में प्लस। आगे बढ़ते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम का संकेत चिन्ह होता है Na और 2SO4, ये भी घुलनशील है अतः ये भी aqu यानी प्लाज्मा अवस्था में, aqueous अवस्था, aqueous स्टेटस। याद रहे बेरियम किससे अभिक्रिया करेगा, मैंने भी पीछे बताया था, सल्फेट के साथ और सोडियम क्लोरीन के साथ। ये सभी मैं बताऊंगा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। थोड़ी देर लिए हटा देता हूँ उसको मैं। तो यहाँ BaSO4 बनेगा, ये भी aqueous अवस्था में, सॉरी बेरियम सल्फेट यहाँ पर बता रखा है अघुलनशील है, अघुलनशील यानी ठोस अवस्था, सल्फेट सॉलिड अवस्था प्लस। बात करें सोडियम क्लोराइड की 2NaCl, इस तरीके से बना सकते हैं ये अवस्था के साथ में, और ये घुलनशील है, इसको एक ही अवस्था में बोलेंगे NaCl। अगला प्रश्न दे रखा है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन जल बनाते हैं। तो थोड़ा सोचना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH, और जल में की बात कर रहा है, इसकी अवस्था हो जाएगी AQ यानी एक्वियस प्लाज्मा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन यानी HCl। विलयन और जल दो आए तो समझ जाओ AQ यानी प्लाज्मा अवस्था हो जाएगी। अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो याद रहे सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। इसकी वजह क्या है वो आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के अपना अष्टक पूरा कर लेंगे और एक ऑक्सीजन जो बच रहा है वो इनके साथ साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। परिणाम स्वरूप जो उत्पाद बनेंगे वो क्रमशः बनेंगे NaCl प्लस H2O। लेकिन याद रहे इनकी अवस्था भी लिखना ज़रूरी है। तो NaCl वही प्लाज्मा अवस्था में होगा AQ, और जल होगा लिक्विड फॉर्म में L द्रव अवस्था में। इस तरीके से हम ये प्रश्न बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो की अवधि ज़्यादा लंबी होने की वजह से अपने इस अध्याय के पार्ट सेकंड को यहीं रोकने की कोशिश करता हूँ। ये जो अध्याय है अगले पार्ट 3 में जारी रहेगा और उसमें हम आगे की चैप्टर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए।